हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीएनजी कि क्या 2022 में सीएनजी लेना सही है कार या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको फैक्ट शेयर करूंगा। उसके बाद आपके ऊपर एक चॉइस है कि आप लेना चाहते हैं स्टिल या आप हटना चाहते हैं पीछे। तो जैसे सबको पता है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, उसके बाद एक जो न्यूज़ में एक चल रहा है कि क्योंकि हमारे क्रूड ऑयल्स महंगे होने वाले हैं और हमारा जो पेट्रोल डीजल का रेट है वो 15 से 20 रुपीज़ वेरी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल या डीजल बढ़ने वाला है, सीएनजी पे भी भारी कीमतों में बढ़ोतरी आने वाली है। तो अभी अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की सेम जून के आसपास की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सीएनजी है वो दिल्ली में 45 रुपीज़ पर केजी मिलती थी, वो अभी बढ़ के 57 हो गई है। नोएडा में वही चीज़ 61-62 रुपीज़ से ऊपर जा रही है। अगर हम थोड़ा सा और इंटीरियर साइड जाएं, जैसे मैं बात करूं अगर मेरठ की या मेरा जो होम टाउन है, मैं आगरा से आगे की बात करूं, वहाँ पे 72-73 रुपीज़ तक है। गुजरात में बात करें 72 रुपीज़ है। नागपुर में बात करें तो 110 है। चलो नागपुर एक अलग कंडीशन थी, वहाँ पे कोई पाइपलाइन नहीं है तो उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा बैठता है। बट जो एक फ्यूल 35-40 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ तो बढ़ते बढ़ते 70 रुपीज़ ऑलरेडी आ चुका है इस लड़ाई की वजह से। रशिया क्योंकि एक क्रूड ऑयल में अच्छा प्रोडक्शन करता है, उसके बाद इंडिया भी वहाँ से काफ़ी इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। डेफिनेटली ये जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं और इवन मैं तो कहूँगा बढ़ चुके हैं। ये गवर्नमेंट की ओर से सप्रेस किया हुआ है आईजीएल या ऐसी कंपनीज को कि वो अपने अभी प्राइस हाइक ना करें, मे बी बिकॉज ऑफ ये जो इलेक्शन चल रहे थे या अभी उन्हें नहीं एकदम से बर्डन डालना था। लेकिन ऑलरेडी जो कंपनीज हैं वो अपना मार्जिन सप्रेस कर रहे हैं, मतलब उनका जो स्टॉक है वो नीचे जा रहा है। वो लोग अपना जो स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है उसमें से आपको वो मैनेज करके कम क्रूड ऑयल परचेज करके वो आपको मैनेज करके सेम रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें लास्ट एक महीने की, उसमें 3 बारी सीएनजी की हाइक हो चुकी है। तो क्या सीएनजी लेना क्यों, पहले तो बात आती है सबसे पहले कि सीएनजी क्यों आप लेना चाह रहे हैं। तो देखिए सीएनजी में क्या होता है कि अगर हम सीएनजी को पेट्रोल या डीजल से कंपेयर करें तो उसका एवरेज 30-35% ज़्यादा होता है। जो हम रनिंग कॉस्ट बोलते हैं, अगर मैं एक पेट्रोल कार को यहाँ पे नोएडा जैसे शहर में चलाता हूँ तो उसको 8 रुपये पर किलोमीटर की हमारी एवरेज आती है। अगर मैं उसी को डीजल कार पे चलाऊँ तो वो 5.5 या 5 रुपये के आसपास आती है। सेम अगर मैं एक सीएनजी कार को रन करता हूँ तो वो 3 रुपये से कम ही आएगी, शायद 2.5 या 3 रुपये के बीच में आते हैं, डिपेंड आपकी कार की एवरेज क्या है। तो अगर इकोनॉमिकल वाइज देखें तो सीएनजी हमारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप सीएनजी कार खरीदने जाते हैं, पेट्रोल से हट के सीएनजी लेते हैं, और सीएनजी लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपको लगता है कि सीएनजी पे बहुत इकोनॉमी वाइज हमें सेव होगा। पर आप देखिए कि जो आप पैसा उसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हो वो भी तो आपकी अर्न मनी है ना, हार्ड अर्न मनी है। आप ऐसा तो है नहीं कि बस सिर्फ सीएनजी सस्ती है इसलिए मैं उठा के उसमें 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल दूं। एक नॉर्मल वैगनार जो पेट्रोल में आप ले सकते थे वो आप सीएनजी पे थोड़ा महंगे में जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें लगता है कि मैं सीएनजी में कंजम्पशन मेरा थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा इकोनॉमिकल रहेगा। बट उसके लिए जो आप एक एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं उसकी भी तो इंटरेस्ट आप दे रहे हो ना। मतलब आपने लोन लिया 7 साल के लिए, कार पे लोन ले लिया, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाला तो वो 1.5 लाख के लिए आप 7 साल भरोगे ना उसमें बैठ के। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पर रनिंग इतनी ज़्यादा है कि मेरे को सीएनजी जाना ही बेटर है, तो आप सीएनजी पे जाइए। वरना आपको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी लड़ाई चल रही है या फिर अभी जो, तो अब आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि अगर आपकी, जैसे हम पेट्रोल का एक कंजम्पशन बना रखा है, पेट्रोल का एक सिनेरियो बना रखा है जो मारुति ने भी बीच में दिखाया था कि अगर आपकी रनिंग है वो 50 किलोमीटर पर डे से कम है तो आपको डीजल कार लेने की जरूरत नहीं है, आपको पेट्रोल लेना चाहिए। देखिए वो कंपनीज हैं, वो अपना ब्रांड का सामान बेचने के लिए, जब तक डीजल कार लॉन्च हो रही थी ये लोग कहते थे कि हमारी कार ले लो, डीजल बहुत अच्छी है। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कंपनीज अपना प्रोडक्ट स्पॉन्सर करेंगे, वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर उनको लगता है कि हमें पेट्रोल कार ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन में आ रही हैं तो वो पेट्रोल को दिखाएंगे कि आपके लिए एफिशिएंट है, आप यूज़ करो। ये तो आप एंड यूज़र को सोचना चाहिए कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है। जैसे मैं हूँ, मेरे पे 2 कार हैं, मैं अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, मुझे लगता है मेरे को फुल फैमिली के साथ जाना है और मेरे को सामान कैरी करना है, तो मैं अपनी डीजल कार लेके जाता हूँ, क्योंकि डीजल मेरे को हाईवे पे अच्छी, मतलब उसकी परफॉर्मेंस होती है, हर जगह इजीली अवेलेबल है। जब मुझे सिंगल 2 लोगों को जाना है, सिटी ड्राइव करनी है, तो मैं अपनी ये सेंट्रो चलाता हूँ, ये मेरी सीएनजी पे। बट मैंने इस कार में 45-50 रुपीज़ से सीएनजी भरवाना स्टार्ट किया था, आज मैं 63 तक इसमें सीएनजी भरवा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेरा सिलेंडर 300 रुपीज़ में फिलअप हो जाता था वो अब मैं 450 या 500 रुपये तक दे रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आपको सोचना है कि आपके लिए बेटर है। भेड़ चाल पे मत जाइए कि अभी इस टाइम पे सीएनजी का टाइम चल रहा है, सारे लोग सीएनजी वैगनार देख रहे हैं तो हमें भी सीएनजी पे जाना है। आपके
लिए वो एक्स्ट्रा 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए देना आपको लग रहा है जायज़ है तो आप सीएनजी पे मूव करिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएनजी का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल और डीजल के भी प्राइस बढ़ेंगे। बट जो एक मेरे को जो लग रहा है, अगर नेक्स्ट हम 1.5 साल की बात करें, 1.5-2 साल में, तो जो यहाँ पे सीएनजी हमारी अभी 60 रुपीज़ नहीं पहुँचा, 57 है दिल्ली में, ये डेफिनेटली 85-90 रुपीज़ पहुँच जाएगी। आपके शहर में वो इतना ही इंक्रीज़ होगा। जैसे अगर मैंने बात करा कि यहाँ पे 30 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो शहर हैं जैसे आगरा हुआ, आपका गुजरात हो गया, या मध्य प्रदेश में आप कहीं पे हैं, उसमें भी 20-25 रुपीज़ डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। तो क्या आपको 105-110 रुपीज़ पे सीएनजी भरवाने में फ़ायदा होगा? आप उसको सोच के करिए। अभी प्रेजेंट में देखिए, आज से 1 या 2 साल आगे सोच के चलिए। सेकंड चीज़, अगर आप सीएनजी कार लेते हैं उसमें आपको थोड़ी सी मेंटेनेंस भी ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर वो कंपनी फिटेड है तो थोड़ा सा कम कह सकता हूँ, लेकिन अगर वो बाहर से फिट कराई हुई है, आपकी एक जो मतलब ऑथराइज डीलर से ही आपने चाहे बाहर से फिट कराई हो, उसकी मेंटेनेंस पार्ट थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं। तो वियर एंड टियर देखते हुए अपना वो जो एक्स्ट्रा आपने परचेज करने के लिए 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, प्लस आपकी रनिंग कितनी है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही आप जाइए सीएनजी पे। हाँ, आपने बोला था कि एक वीडियो आना चाहिए कि कौन सी सीएनजी कार लेनी चाहिए, वो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं बजट की, मिड सेगमेंट की और जो सबसे बेस्ट आपके लिए सीएनजी कार हो सकती है, मैं उन सबको नोटिफाई करा दूंगा उसमें। लेकिन आपको लेनी है या नहीं लेनी है, शायद सीएनजी आप इस वीडियो को देख के आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप का राइट चॉइस है, मतलब अगर सीएनजी ऑप्ट करना या नहीं है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल पे हमेशा ऐसे ही, और मैं मतलब अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। एक मेरी सीरीज़ चलती है जिसमें मैं लग्जरी कार्स लेके आता हूँ, वो मैं हफ्ते में 1 या 2 डालता हूँ। एकदम से हम नॉर्मल कार्स के बारे में बात करते करते हम लग्जरी कार पे मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि कुछ लोगों का पूछना होता है कि अगर हम, जैसे मैं वो चला रहा हूँ, फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ या मैं हैरियर चला रहा हूँ, मुझे अपग्रेड करना है टू Q3 Q5 ऑडी, तो क्या वो लेना सही है, मैं सेकंड हैंड कार लूँ? तो देखिए, बहुत अच्छा है, मेरे वाले चैनल के जो वीडियोस हैं उसमें मैं ये बताता हूँ कि इन लग्जरी कार में एक्चुअल में इश्यूज़ क्या आते हैं मेंटेनेंस में। आपने देखा होगा, मैं मोस्टली जो कार लेके आता हूँ वो शायद 5, 6, 7 साल पुरानी होती हैं। वो एग्जैक्ट आपको पता रहेगा कि स्टार्टिंग के 3 साल तो हर कार का बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आप 2 लाख की लो चाहे 50 लाख की। लेकिन आपको दिक्कत आती है जब आप उनकी सर्विस कराना स्टार्ट करते हैं, जब उनमें वियर एंड टियर होना स्टार्ट होता है, तो मेंटेनेंस आप उनकी करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, वो पता करना आपको बहुत ज़रूरी है किसी कार को लेने से पहले। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखिए, और अगर आपको लगता है उसमें आपको कोई पर्टिकुलर कार चाहिए तो मैं वो भी अरेंज करा सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।